बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन को लेकर हुई है। एक्सटेंशन होगी या एक्सटेंशन नहीं होगी, अहम तरीन इंकशाफात, होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। तफसीलात, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, फौजी जर्नेलों को धमकी, क्या ये मौजूदा हुकूमत या ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो सियासी शहीद बनना चाह रहे हैं? ये धमकियां, ये तड़ियां अब क्यों लगाई जा रही हैं? हालांकि अब तो हुकूमत शहबाज शरीफ की आ चुकी और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब खुद बन चुके, और अचानक से ये क्या हुआ, क्यों ये चीज़ें की जा रही हैं? तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से एक बड़ा एतराफ़, एक बड़ा सरेंडर आज कमरा अदालत में किया गया है। ये सरेंडर क्या है, इस पर भी तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से 6 साल से पेंडिंग एक अहम फैसला सुनाया गया है, और इस फैसले के बाद क्या कोहराम बर्पा हो चुका है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन को लेकर आपको मैं ये वाजे करता चलूँ कि जब से शहबाज हुकूमत को मखसूस नशिस्तें और उसके बाद 2/3 अक्सरियत का जो नंबर था उनका पूरा किया गया, और पूरा करने का मकसद क्या कि अगर कोई आइनी तरमीम करनी है तो वो तरमीम आसानी से की जा सके, और वो आइनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से ही की जा सकती है। और इस फिगर को हासिल करने के बाद से ही एक्सटेंशन की जो खबरें थी, एक्सटेंशन की जो अफवाहें थी, वो गर्दिश करने लग पड़ी। लेकिन अब इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट या बड़ा इंकशाफ ये सामने आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन और सबसे एक्टिव रहनुमा शेर अफजल मरवत जो हैं, उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि ये जो 2/3 अक्सरियत ली गई है, इस अक्सरियत के में क्या किया जाएगा, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को जो एक्सटेंशन है वो दी जाएगी, और ये एक्सटेंशन 2 साल या 3 साल की दी जाएगी। और इससे भी बढ़कर बात आपको बताऊं, ना सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बल्कि हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको भी एक्सटेंशन दी जाएगी। तो ये शेर अफजल मरवत हैं, उनकी जानिब से ये अहम तरीन जो इंकशाफ है वो किया गया है। लेकिन इसके बरक्स आपको बताता चलूं, इस वक्त जो बार्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार या डिफरेंट बार्स, उनकी जानिब से ये वाज़े मौक़िफ़ है कि कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, और इस तरह का कोई भी इकदाम उठाया गया तो उसकी मुखालफत और शदीद तरीन मुखालफत की जाएगी, और ये काम नहीं करने दिया जाएगा। इवन के इस वक्त अदलिया के अंदर भी तमाम तर सूरत हाल को, मौजूदा सूरत हाल को लेकर एक बेचैनी सी है कि ये जो मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो हुई हैं। फिर इसके बाद जाहिर सी बात है, जो कुछ हम माहौल देख रहा हूँ मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह का जो कॉन्फिडेंट है, और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का जो कुछ ऑब्ज़र्व किया, तो मेरे ख्याल से जस्टिस मंसूर अली शाह का कॉन्फिडेंट ऐसा कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो किसी तरीके से उनके मामले में डिले है, बल्कि 6 माह हो चुके हैं कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को चीफ जस्टिस बने। अक्टूबर तक उनका मामला चलेगा चीफ जस्टिस का, फिर उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह की टर्म है। तो एक आने वाला जो शख्स होता है, जिस तरह से वो एक कॉन्फिडेंट होता है, तो इस तरह से कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ केस के जो फैसले, इवन के चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की कुछ ऑब्जर्वेशंस, उससे ये एक मेरा अंदाज़ा था। तो बहरहाल ये दो अहम तरीन जो इंकशाफात हैं वो हुए हैं। फिर इसी तरीके से नाजरीन, आज चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कौन से एक अहम तरीन मामले का एतराफ़ किया गया, और एक किस्म का जो सरेंडर है वो किया गया। बेसिकली बहरिया टाउन और एक और जो है वो बहरिया टाउन से रिलेटेड ये केस था, ज़मीन का कोई तनाज़ा वगैरह चल रहा था। लेकिन इस केस के अंदर कुछ अहम तरीन जो रिमार्क्स हैं वो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से दिए गए हैं, और सिर्फ इस केस में वो रिमार्क्स में आपके सामने रखूँगा, और इन रिमार्क्स में आपको बताऊँगा कि क्या जो सरेंडर है वो किया गया है। तो इस केस में जी चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ये कहते हैं कमरा अदालत के अंदर कि आप क्यों पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, लोग खाएंगे क्या। बेसिकली ये ज़रई ज़मीन थी, और ज़रई ज़मीन के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे थे, तो इस वजह से चीफ साहब ने ये कहा कि अब हर जगह ही कंस्ट्रक्शन हो रही है तो लोग खाएंगे क्या। ना पाकिस्तान में घी रहेगा, ना चावल, ज़ाहिर सी बात है। और चावल जो है, जो हम पहले
पाकिस्तान से दीगर ममालिक को फराहम किया करते थे, अब ये हो रहा है कि दीगर ममालिक से पाकिस्तान को ख़रीदने पड़ रहे हैं चावल। तो जाहिर सी बात है क्योंकि काश्त कम हो गई, आबादी बढ़ गई है और ज़मीनों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये मुद्दा उन्होंने उठाया। फिर उनका यह कहना है कि आज का अखबार देखें, दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन मुल्क पाकिस्तान है। और फिर नाजरीन जो बड़ा एतराफ़ उन्होंने किया, वो कहते हैं कि ये एतराफ़ भी कर लेता हूँ, हमारे इदारे की शोहरत भी अच्छी नहीं है। ये आज उन्होंने बिल आखिर कह ही दिया कि उनके इदारे की यानी कि अदलिया की शोहरत अच्छी नहीं है। और आलमी रैंकिंग आप देखें, क्योंकि जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन मुल्क जो है वो पाकिस्तान है, तो फिर इसी तरीके से अदलिया देखें तो बिल्कुल लास्ट नंबर्स के ऊपर इस वक्त पाकिस्तानी अदलिया है। और जो है वो ये एतराफ़ उन्होंने किया। और बहरहाल अब अगर बिल्कुल एंड पे पाकिस्तानी अदलिया का नंबर है, तो फिर इसको दुरुस्त भी करना है, इसको ठीक भी करना है। तो उस मामले के हवाले से उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इस वक्त जो अदलिया में एक्सटेंशन के हवाले से मामला चल रहे हैं, तो ये फिर दुरुस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। ये जो मज़ीद नंबर है पाकिस्तान का वो इससे मज़ीद गिरेगा, क्योंकि इंटरनल जो इख्तलाफात हैं, ज़ाहिर सी बात है आप अगर दूसरे की जो बारी है वो मारेंगे, और इससे सिर्फ ये नहीं होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जो टर्म है वो लेट आएगी, बल्कि जो दीगर जजेस होंगे, 2-3 चीफ जस्टिस होंगे, या पूरा एक जो सीक्वेंस इस वक्त चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में या इवन के हाई कोर्ट्स में भी, वो सारे का सारा सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जी ये एक बड़ा एतराफ़ है, और इसमें सरेंडर भी ऐसा है कि अगर ये चीज़ है तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा रहा है। बतौर अदलिया के सरबराह उनका ये है कि इसमें जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो की जाएँ, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पेंडेंसी है वो तकरीबन 60,000 के करीब पहुंच चुकी है, तो उस पेंडेंसी को कम किया जाए। और कई एग्जांपल्स ऐसी हम देख चुके हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस आकर फैसला होता है, तो वो जो मुलजिम जिसको अगर सज़ाए मौत हुई हो और वो बरी हो जाए, तो उसको सज़ाए मौत हो चुकी होती है या उसकी सज़ा वो मुकम्मल कर चुका होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से वो बाहर आता है। तो इन चीज़ों को कौन देखेगा, कौन सही करेगा? अदलिया के अंदर आप देख लें कि जिस तरीके से अगर आप नवाज़ शरीफ की भी एग्जांपल लेना चाहें तो ठीक है, नवाज़ शरीफ के वाले से भी बहुत सारे लोग बात करते हैं। अभी इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं, कैसे इमरान खान साहब का ट्रायल चलाया गया, फेयर ट्रायल नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समातें हो रही हैं, अपीलें चल रही हैं, जजेस खुद हैरान है कि ये कैसे जो ट्रायल है वो चलाया गया। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? ये अदलिया कर रहा है, और इसको सही किसने करना है? जाहिर सी बात है बतौर अदलिया का सरबराह चीफ जस्टिस साहब आपने करना है, लेकिन इस हवाले से अभी तक कुछ भी डेवलपमेंट सामने नहीं आई। बहरहाल जी मजीद चीफ जस्टिस साहब कहते हैं हम तो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो वो भी नहीं कर रहे। अब पता नहीं क्या बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मज़ीद उन्होंने कहा जी कि मुशर्रफ साहब उस वक्त सदर थे, एक और कानून जारी करवा लेते। तो बहरहाल जी ये चीफ जस्टिस के कुछ अहम तरीन इस केस के अंदर रिमार्क्स थे। फिर इसी तरीके से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज बड़ा एक अहम फैसला दिया है, और 6 साल से एक अपील पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और नेशनल बैंक के रिटायर्ड मुलाजमीन के हवाले से ये केस था। और अदालत का नेशनल बैंक के 11,500 रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन अदा करने का जो फ़ैसला है वो बरकरार रखा गया। ये जी 6 साल पहले ये फ़ैसला आया था, और फिर उसके बाद अपील में आए थे, और अपील के बाद अब ये दोबारा जो फ़ैसला है वो दिया गया है, और बरकरार रखा गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को, और इन तमाम मुल्ज़िमान को पेंशन देने का जो ऑर्डर है वो भी दे दिया गया है। और नेशनल बैंक की नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो खारिज कर दी गई है। नेशनल बैंक रिटायर्ड 11,500 मुलाजमीन को पेंशन की मद में 60 अरब रुपए एक माह में अदा करे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने ये जो केस था इस केस पर समाअत की, और 6 साल बाद नेशनल बैंक की नज़रसानी दरख्वास्त खारिज करते हुए मुलाजमीन को पेंशन देने का बड़ा जो फ़ैसला है वो किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़ैसला था, ख़ास तौर पर पेंशन्स के हवाले से और उन मुलाजमीन के हवाले से, और ये कोई थोड़ी तादाद नहीं थी। 11,500 एम्प्लॉयज़ ये एक अच्छी खासी बड़ी तादाद होती है। अब मैं आता हूँ नाजरीन, जो इस वक्त जर्नलों को धमकी देने के हवाले से मामला चल रहा है, तो बुनियादी तौर पर हुआ ये है जी कि ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनकी जानिब से 2 वीडियोज़ इस वक्त 2 इंटरव्यूज़ बेसिकली उन्होंने दिए हैं, और ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। अब इसमें एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि जर्नल उनको धमकी दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि शीशों के घरों में बैठकर पत्थर ना मारें, यानी कि वापस धमकी उनको भी ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से दी जा रही है ये लाइन के अंदर। अब मसला क्या है?
ख्वाजा आसिफ साहब, अब देखें ज़ाहिर सी बात है हुकूमत बन चुकी है, सबको मालूम है कैसे हुकूमत आई, तो अचानक से ये ख्वाजा आसिफ को क्या हो गया, दोबारा से वो ये तनकीद और इस तरह के बयानात क्यों देने लग पड़े हैं। इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बहरहाल उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि उन्होंने कहा क्या है जी। एक तो जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा, साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGISI जो हैं, उनके हवाले से इन्होंने ये कहा है जी कि जनरल बाजवा को, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को और इमरान खान साहब को पार्लियामेंट में बुलाया जाना चाहिए और उनसे जवाब तलबी होनी चाहिए। किस मामले के ऊपर? क्योंकि इन्होंने अपने टाइम के ऊपर जो TTP थी उनको वापस लेकर आए, माशत का बेड़ा गर्क किया, ये इनके इल्ज़ामात हैं। हालांकि माशत का जो बेड़ा गर्क PDM के टाइम पर हुआ या जो अभी हो रहा है उसकी कहीं पर भी जो मिसाल है वो नहीं मिलती। बहरहाल जी, ना सिर्फ इतना बल्कि उन्होंने एक रेफरेंस लाने का भी कह दिया है और कहा जी कि मैं अपने वकला से मशवरा कर रहा हूँ कि जो एक रेफरेंस है, सदारती रेफरेंस, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाया जाए और रेफरेंस जो है वो नवाज़ शरीफ के हवाले से लाया जाए कि जिस तरीके से भुट्टो रेफरेंस लाया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की अपनी गलती और कहा जी वो फैसला गलत था, इसी तरीके से नवाज़ शरीफ वाला रेफरेंस लाया जाए और सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करे कि नवाज़ शरीफ की जो नाअहली थी वो गलती थी। तो यहाँ तक उनकी जानिब से कहा गया और फिर उन्होंने कहा जी कि जब मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ तो मुझे उनकी जानिब से जो पैगाम है वो दिया जा रहा है कि आप ऐसा कहना बंद कर दो और असेंबलियों में बुलाने की बात कहना बंद कर दो। जब उनसे पूछा गया जी कि ऐसा कौन कह रहा है, ज़ाहिर सी बात है जिनको आप बुलाने की धमकियाँ दे रही हैं उन्होंने ही आपको ये कहा जी कि ऐसा बुलाना बंद कर देंगे। उनसे जो सवाल है वो हुआ तो उस पर उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ढके छुपे लफ्ज़ों में कहें या इनडायरेक्टली कहें तो उन्होंने यही कहा है जी कि जनरल फैज़, जनरल बाजवा, उनमें से किसी ने ये पैगाम पहुँचाया, किसी तरीके से भी पैगाम पहुँचाया कि ये बातें करना बंद कर दो। फिर आगे चलकर जी वो इसको उन्होंने कहा जी कि ये धमकियाँ मुझको दी जा रही हैं। फिर आगे चलकर उन्होंने भी एक तड़ी लगाई, धमकी लगाई और कहा जी कि शीशे के घर में रहकर पत्थर नहीं मारा करते। और ये आप किसको कह रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है जो धमकियाँ अगर आपको दे रहा है तो उनको आप कह रहे हैं कि आप खुद शीशे के घर में बैठे हैं तो पत्थर नहीं मारें, नहीं तो फिर आपके भी जो घर हैं वो टूटेंगे। और फिर यहाँ तक भी ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि हमें घर की वापसी का जो रास्ता है वो आता है, यानी कि वो इस हद तक रेडी हो चुकी हैं कि अगर हम इस स्टेटमेंट्स के बदले मुझे घर भेजा जाता है तो कोई मसला नहीं, वो भी मैं तैयार हूँ। तो इसी में उनका जो एतराफ़ कहें और इसी में ही उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज़ किया कि आखिर वो ये स्टेटमेंट्स या इस तरह की बातें आजकल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये जो हुकूमत है ज़्यादा देर तक चलनी नहीं है, बदनामी इस हुकूमत ने मोल लेनी है और अब वो ये चाहते हैं जी कि वो किसी तरीके से साइड पर हो जाएं और इसी वजह से ही वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और ख़ुद उन्होंने बता दिया जी कि वापस भेजा जाएगा, ठीक है वापस भेज दिया जाए, इससे क्या होगा, इससे हम सियासी तौर पर शहीद हो जाएंगे और कल को जब हम वापस आएंगे तो चलो हमारे पास कुछ ना कुछ जो बयानियाँ हैं वो तो होगा कि देखें जी हम तो सियासी तौर पर शहीद हुए थे और इस तरीके से स्टेटमेंट्स देने पर हमें निकाला गया था। फिर इसी तरीके से सिर्फ ये नहीं बल्कि दूसरी तरफ जावेद लतीफ़ जो हैं वो खैर पहले से ही कह रहे हैं जी कि ये जो हुकूमत है वो किस तरीके से वजूद में आई। उन्होंने एक और बड़ा इंकशाफ कर दिया, इकरार कर दिया और कहा जी कि ये जो हुकूमत बनी है ये पिक एंड चूज़ की बुनियाद पर बनी है। और जब उनसे ये पूछा गया कि पिक एंड चूज़ की बुनियाद पर कैसे बनी और क्यों बनाई गई, आपकी अपनी हुकूमत बनी है आप ये कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि असल में नवाज़ शरीफ का रास्ता रोकना था, इस वजह से पिक एंड चूज़ के तहत ये हुकूमत बनाई गई है और मेरे पास तमाम तर जो सबूत हैं वो भी मौजूद हैं। तो ऐसा जावेद लतीफ़ जो हैं वो भी कह रहे हैं। तो अचानक से जो ये गड़बड़ी है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। अभी तो हुकूमत इनकी बनी ही है, अभी तो दीगर बहुत सारे मामला थे जो सही करने थे, खैर वो इनसे होने ही नहीं थे, लेकिन अभी से ही इन्होंने जो ये अटैक है वो करना शुरू कर दिया है और ये समझते हैं कि ये ख़ुद को सियासी शहीद करवा लेंगे और फिर उसके बाद अवाम इनको एक्सेप्ट कर लेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। सियासी शहीद भी आप ख़ुद को करवा लें फिर भी अवाम आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी मुनाफ़कत अवाम देख चुकी है और अवाम ने जो मैंडेट है वो इमरान खान को ही देना है। जितनी मरतबा 10 मरतबा आप इलेक्शन करवा लें, जब तक इमरान खान है
कोई सूरत नहीं है कि आप इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ के जीत सकें। इमरान खान ने ही आना है। आप अभी के इलेक्शंस देख लें, क्या कुछ नहीं हुआ पीटीआई के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी पीटीआई को 2/3 अक्सरियत मिल गई। एट द एंड फिर मुबैना तौर पर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का कट्टा खुल गया कि रिजल्ट ही मुख्तलिफ थे। फॉर्म 45 कुछ और था और फॉर्म 47 के मुताबिक आप तमाम लोग जो है वो जीत गए। तो बहरहाल जी, ये आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।